अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम फेस टू फेस के साथ मैं हूं कोमल सलीम। नाज़रीन, आज हम ऐसे डिपार्टमेंट से फेस टू फेस होंगे जो रोज़ की तादाद में हज़ारों दुआएं समेटता है। जी हाँ नाज़रीन, हम बात कर रहे हैं रेस्क्यू 1122 की, जो अपनी एमरजेंसी सर्विसेज के ज़रिए हज़ारों अफराद की रोज़ की तादाद में जो है वो रिलीफ देता है। और ये अहलकार ऐसे हमारे हीरोज़ हैं, ऐसे हमारे फाइटर्स हैं जो अपनी जानों को जो है ख़तरे में डाल के आवाम की मदद करते हैं। और इसके साथ साथ मैं ये भी बताती चलूँ आपको कि इस वक्त इस इदारे को 20 साल मुकम्मल हो चुके हैं और 20 सालों में ये इदारा तकरीबन 1.5 करोड़ से ज़ायद आवाम को रिलीफ दे चुका है। इस इदारे में किस तरह से ट्रेनिंग दी जाती है, किस तरह से ये इदारा काम करता है, इसी हवाले से हम बात करेंगे अपने आज के प्रोग्राम में। तो आइए चलते हैं। जी नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ डॉक्टर रिजवान नसीर साहब मौजूद हैं। आप सेक्रेटरी हैं एमरजेंसी सर्विसेज डिपार्टमेंट के। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया अपना कीमती वक्त आज हमें देने का। 20 साल मुकम्मल हो गए हैं आपके इस डिपार्टमेंट को, तो सबसे पहले तो ये बताएं कि 20 साल का ये सफ़र जो है वो कैसे रहा? एक नामुमकिन सा सफ़र था। नामुमकिन से मुमकिन का सफ़र अगर कह सकते हैं, द मिशन इम्पॉसिबल। क्योंकि जब हमने ये सफ़र का आगाज़ किया, जब इसकी बात करनी, तो हर किसी ने कहना ये डॉक्टर साहब ये अमेरिका या यूरोप नहीं, यहाँ पे ऐसी सर्विस बन ही नहीं सकती। ये किस तरह मुमकिन होगा? इतने मिनटों में फ़ौरन एम्बुलेंस पहुँच जाएगी, फ़ौरन रेस्क्यू सर्विसेज आ जाएंगी टीमें, ये तो ट्रेनिंग हो ही नहीं सकती, यहाँ पे नहीं होने लगा। तो अस्पतालों में एम्बुलेंसेस खड़ी होती थी, वहीं पे ख़त्म हो जाती थी। और जिस वक्त किसी की डेथ हो जाती थी तो फलाई इदारे आ जाते थे उसकी मैयत उठा के कब्रिस्तान ना जाए। तो मैं सोचता था क्यों नहीं हम ये कर सकते। जब हमने इसकी बातचीत शुरू की और पहले हमने जितने इदारे थे हमारे पुराने उनको हमने एक्टिवेट और फाल करने की कोशिश की, तो जब किसी ने नहीं किया तो मुझे याद है कि जब हमने कौमी रिफॉर्म्स भी करवाए थे 2001 और 2 में वजारत दाखिला में, अगर वो इम्प्लीमेंट हुए होते तो शायद जंजले में आधे लोग बच जाते, वो नहीं हुए। तो 2004 में पंजाब में उन्होंने कहा कि जी ये चैलेंज है, आप इसको बना के दिखाएं। तो हमने एमरजेंसी एम्बुलेंस सर्विस से शुरू किया। 1 साल बाद जंजला आ गया, हमें सर्च एंड रेस्क्यू टीमें बनानी पड़ी। एम्बुलेंसेस से आपने हमने स्टार्ट 14 एम्बुलेंसेस से आगाज किया था और 6 स्टेशन लाहौर। और आज 20 साल बाद आज हमारी इस वक्त 800 एम्बुलेंसेस हैं, 2200 मोटरसाइकिल्स हैं। और आज पंजाब के हर ज़िले में, हर तहसील में, मेजर टाउन में अब सर्विस जो है इस वक्त अवेलेबल है। और अब तक हमने 1.5 करोड़ से ज़्यादा लोगों को रेस्क्यू किया है, जिसमें 99% गरीब लोग हैं जो बगैर किसी सिफारिश के सिर्फ एक नंबर पर डायल करते हैं। तो उसी तरह जिस तरह एक VIP को ट्रीटमेंट मिलती है, उनको इस तरह से सर्विसेज दी जाती है। और ना सिर्फ अब पंजाब में बल्कि खैबर पख्तूनख्वा में, गिलगित बल्तिस्तान में, सिंध में सर्विस अब शुरू हो रही है। इसी तरह से आज हम आपको दिखाएंगे किस तरह उनकी ट्रेनिंग भी हो रही है। इसी तरह बलूचिस्तान में भी जो सर्विस बनने जा रही है, ताकि हर पाकिस्तानी को ये एहसास तहफ़्फ़ुज़ हो कि एमरजेंसी नंबर जो कि 1122 है, जो कि पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन अथॉरिटी ने दिया है, जब उस पर वो डायल करेंगे किसी भी एमरजेंसी में तो फ़ौरन उनको बर वक्त मदद मिल जाएगी। आज मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ा जहनी तौर पे एक सुकून होता है कि कम से कम एक ऐसा ट्रेंड इदारा मौजूद है जिसने 1.5 करोड़ ना सिर्फ लोगों को रेस्क्यू किया, बल्कि जब हमारा जंजला आया 1 साल बाद, हमने एक और चैलेंज एक्सेप्ट किया कि हम एक बैनुल-अक़वामी सतह की टीमें बनाएंगे कि ये बेबसी दोबारा ना हो कि बाहर से टीमें आ रही हैं, हमारी टीम नहीं है। तो आज पाकिस्तान को ये एजाज़ हासिल है कि आज पाकिस्तान बाहर जाके जो है वो बाहर जाके हेल्प कर रहा है। और पूरे जनूबी एशिया के अंदर हमारी जो इमरजेंसी सर्विसेज एकेडमी है, जहाँ पे आज हम ट्रेनिंग आपको दिखाएंगे, वहाँ की जो टीम है वो पूरे जनूबी एशिया में पहली टीम है जिसको अक़वाम मुत्तहिदा से सर्टिफिकेशन मिली है। जो पाकिस्तान के लिए एक एजाज़ की बात थी, उसी की बदौलत हमने तुर्किया भी जाके रिस्पॉन्ड किया, वहाँ 15 लोगों को जिंदा निकाला, हमने तकरीबन 150 बिल्डिंगों को सर्च किया। तो ये एक बहुत बड़ा एक चैलेंजिंग ऑपरेशन थे और उनको हमने आज किया। 1.5 करोड़ लोगों को रेस्क्यू करना, डेली बेसिस पे 5000 से ज़्यादा लोगों को रेस्क्यू करना, औसत रिस्पॉन्स टाइम 7 से 8 मिनट बरकरार रखना आसान काम नहीं है। और जब रश और ट्रैफिक बढ़ गई तो हमने मोटर बाइक रेस्क्यू सर्विस शुरू की और वो भी सबने कहा ये नहीं चलेगी। आज उसने 20 लाख एमरजेंसीज पे रिस्पॉन्ड किया और अपना औसत रिस्पॉन्स टाइम 4 मिनट का बरकरार रखा है। फिर आप फायर सर्विस में देखिए, जो जितने बुरे हालात थे फायर सर्विस के अंदर, अगर आप देखें तो लोग जब सारा बुझ जाती थी उस वक्त बेचारी बल्दिया वो जो थे लोग ट्रेंड ही नहीं थे। आज आपने देखेंगे कि कितनी फिजिकली फिट
और कितनी डिमांडिंग ये जॉब है। और उसमें आज हमने 2,22,000 से ज़्यादा फायर इंसिडेंट्स पर रिस्पॉन्ड किया है और बर वक्त रिस्पॉन्स और पेशा वराना फायर फाइटिंग की बदौलत अब तक हम 650 अरब से ज़्यादा के नुकसान बचा चुके हैं। इसी तरह सैलाब देखें, 2010 के बाद से जितने अब सैलाब आते हैं उस पर हम रिस्पॉन्ड करते हैं, सिर्फ पंजाब में ही नहीं बल्कि उससे पिछले साल जब सिंध में सैलाब आया उस पर भी हमने उनको असिस्टेंस दी ताकि वहाँ पे भी जिन लोगों तक खाना नहीं पहुँच रहा था, जो लोग सारे घर डूबे हुए थे उनको, फिर इसी तरह सतलुज में जो पिछले साल सैलाब आया उसमें कसूर से लेकर आगे पंजनद तक पूरा ऑपरेशन हमने कंडक्ट किया, 3,18,000 लोगों को हमने निकाला। अल्लाह का शुक्र है कि उसकी वजह से कोई अमवात नहीं हुई। बाद में जाके कुछ छुप के चला गया या कुछ और डूब गया तो वो और बात, लेकिन कोई भी उस ऑपरेशन के दौरान दिन और रात हमने ऑपरेशन कंडक्ट किया। हमारी कोई 400 बोट्स थी, कोई 1600 के करीब हमने रेस्क्यूअर्स वहाँ पे डिप्लॉय किए जिन्होंने डे एंड नाइट ऑपरेशन किया। जब पानी वहाँ से एंटर हुआ पर जब तक वहाँ से सैलाब ख़त्म नहीं हो गया तो तब तक रेस्क्यू 1122 ने वहाँ पे सारा ऑपरेशन जो है वो साथ। अच्छा डॉक्टर साहब, आप रेस्क्यू 1122 के फाउंडर मेंबर हैं, तो एज अ फाउंडर मेंबर यहाँ पे आपसे एक सवाल तो बनता है पूछना कि जब भी हम कोई इनिशिएटिव लेते हैं और वो भी माशाल्लाह इतना बड़ा इनिशिएटिव इंसानियत के लिए, तो उसके पीछे कोई ना कोई एक दास्तान होती है, कोई ना कोई एक कहानी होती है। तो क्या सोच के, क्या माइंड में था जो आपने इतना बड़ा इनिशिएटिव लेने का सोचा? 91-92 में जब हमने पहली स्टडी की उसमें मुझे याद है कि 95% चांस ये थे कि हादसे इमरजेंसी में आपको एम्बुलेंस नहीं मिलेगी। हमारे फलाई इदारे होते थे लेकिन वो मैयतें उठाने से ऊपर नहीं गए, ना उनमें ट्रेन अमला था ना उनमें आलात थे, तो वो ये काम तो बहुत अच्छा करते, लेकिन जिस वक्त उसकी ज़िंदगी बचानी थी तो मैं देखता था कि उस वक्त कोई भी नहीं है। फिर इसी तरह हमारा एक और दोस्त है उस बेचारे की जिस वक्त एक्सीडेंट हुआ और उसको कमर की चोट थी और सिर्फ गलत शिफ्टिंग की वजह से सारी उम्र के लिए वो मफलूज हो गया और उस वक्त कोई उस वक्त इमरजेंसी सर्विसेज नहीं थी जो उसकी मदद के लिए आती। उसको फ़ौरन हेल्प तो मिल गई लेकिन वो किस तरीके से देनी थी और इस किस्म की ट्रेन इमरजेंसी, तो तब मैंने याद किया कि इसके ऊपर काम करना है। और हमने फिर हर इदारे के पास गए, जितने इदारे थे, दूसरे हमारा शहरी दिफा होता था, उसी तरह से बल्दिया की फायर सर्विसेज थी और जितने इदारे हो सकते हैं आप सबका नाम ले लें, मैं सबके पास गया कि हम ट्रेनिंग करने को तैयार हैं, लेकिन क्योंकि मैं खुद डॉक्टर था तो इसलिए मैंने कहा मैं ट्रेनिंग कर देता हूँ, सब कुछ कर देता हूँ, सिस्टम बनाएं और इसको आगे लेके चले। जब किसी ने नहीं किया और हमने वजारत दाखिला में नेशनल रिफॉर्म्स करा लिए, हम सिविल डिफेंस को रिवैम्प और रिस्ट्रक्चर कर रहे थे, सारे सूबे उस पर एग्रीड थे। बल्कि ज़िंदगी के अंदर मुझे कोई अफसोस होगा तो एक चीज़ का होगा कि अगर उस वक्त उन्होंने ये सही तरह से बना लिया होता सिस्टम को तो ज़ंज़ले में शायद आधे लोग बच जाते और हमें ये कोई भी सिस्टम बनाने की ज़रूरत ना पड़ती। लेकिन जब नहीं किया और हर किसी ने कहा ये हो ही नहीं सकता, तो तब हमने चैलेंज एक्सेप्ट किया। अल्लाह का शुक्र है कि वो चैलेंज ना सिर्फ ये आज इंटीग्रेटेड इमरजेंसी सर्विसेज का ना सिर्फ पूरे जनूबी एशिया में रेस्क्यू 1122 मॉडल है बल्कि तमाम ममालिक के लिए भी मॉडल है जहाँ पे एक ही नंबर पे इमरजेंसी एम्बुलेंस, रेस्क्यू, फायर सर्विसेज, इवन क्राइम में जिस वक्त कोई ज़ख्मी होता है उस पर भी रिस्पॉन्ड करते हैं और एनिमल रेस्क्यू भी हम परफॉर्म कर रहे हैं। तो इसलिए ताकि किसी को ये ना कहें कि जी इमरजेंसी में वो कहीं और नहीं है, आप फलाना नंबर डायल कर रहे हैं नंबर, बल्कि हम समझते हैं उनकी इमरजेंसी है, अब हमारी इमरजेंसी है और हमने उनको जाके मदद करनी है और उनकी ज़िंदगी। अच्छा डॉक्टर साहब, 8 एम्बुलेंसेज से आपने ये सफ़र शुरू किया, 14 एम्बुलेंसेज से सफर का आगाज हुआ, आपने सफर का आगाज किया, उसके बाद सर्च एंड रेस्क्यू टीम की जरूरत कब और कैसे पेश आई? जी, सर्च एंड रेस्क्यू की टीम खास तौर पे ज़रूरत जब आपने देखा ज़ंज़ले में बाहर से टीमें आ रही थी, हमारे पास अपनी टीम ही कोई नहीं थी, तो तब हमने चैलेंज को एक्सेप्ट किया। 1 साल बाद हमने पहली टीम बनाई, फिर हमने डिसाइड किया कि ये ज़िलों में भी होनी चाहिए और फिर हमने देखा कि इसकी बैनुल-अक़वामी सतह पर ट्रेनिंग भी होनी चाहिए। तो हमने इस चैलेंज को एक्सेप्ट करते हुए फिर बाकायदा तौर पे जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पे इसकी ट्रेनिंग की। 2015 में हमें बाकायदा अक़वाम मुत्तहिदा जो इंसराग इसका इदारा है उससे हमें रजिस्ट्रेशन मिली और फिर 2019 को पाकिस्तान के अंदर ये एजाज़ हासिल हुआ कि हम पहली टीम बने पूरी जनूबी एशिया के अंदर जिसको अक़वाम मुत्तहिदा ने सर्टिफिकेशन दी। तो ये एक पाकिस्तान के लिए एजाज़ की बात थी जिसी की बदौलत हमने तुर्किया भी रिस्पॉन्ड किया और आज कहीं और भी आता है और कहीं पे कोई अगर कंट्री अब रिक्वेस्ट करती है असिस्टेंस तो हम ना सिर्फ बाहर जाके आप दूसरों की मदद भी कर सकते हैं जिस तरह लोग 2005 में हमारी आके मदद कर रहे थे। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जितनी भी प्रोग्राम्स हैं, ये जितनी भी तरबियती प्रोग्राम्स हैं, इनका सारा दारोमदार जो है वो स्टाफ जो है रेस्क्यू का, रेस्क्यू एहलकार जो है उन पे है, तो ट्रेनिंग डेफिनेटली बड़ी टफ होती है। तो किस तरह से ट्रेनिंग दी जाती है और किस तरह से पास आउट किया जाता है? जी, ये बाकायदा एक ट्रेनिंग का प्रोसेस है। पहले तो सबसे पहले ये होता है कि हम स्क्रीनिंग करते हैं कि राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब, ताकि वो बंदा है जिसको कि वाकई शौक़ हो, जिसको फिज़िकल फिटनेस का शौक़ हो, जो ज़हनी तौर पे भी चुस्त हो, हर चीज़ उसके अंदर जो है ताकि वो एक स्मार्ट डिसीजन मेकिंग कर सके, फिजिकली फिट हो। तो पहले तो ये एक प्रोसेस लिया जाता है, फिर उसका बाकायदा रिटन टेस्ट होता है, फिजिकल टेस्ट होता है, एप्टीट्यूड टेस्ट होता है। जब वो ये सारी चीज़ें पूरी करके आता है
फिर उसके अंदर एकेडमी इंटरव्यू होता है जो बाकायदा मुख्तलिफ 4 महकमों से लोग होते हैं मुख्तलिफ, जो बाकायदा उसको फिर इंटरव्यू करते हैं और फिर वो फाइनली सर्विस का हिस्सा बनता है। फिर उसकी 6 महीने की रिगरस ट्रेनिंग इधर होती है, 6 महीने की फील्ड के अंदर होती है, जिसमें उसको असेस किया जाता है कि क्या उसको किसी चीज़ का खौफ या फोबिया तो नहीं। जिस तरह कोई बंदे को अगर ऊंचाई का फोबिया, पानी का फोबिया है, आग का फोबिया है, या क्लॉस्ट्रोफोबिया है, स्पेस नैरो टनल्स बनी, तो वो अनफिट है सर्विस के लिए। सो इसलिए इन चीज़ों को सारों को मद्देनजर रखते हुए और फिजिकल फिटनेस, डिसिप्लिन और फिर थ्योरेटिकल एंड प्रैक्टिकल ट्रेनिंग सारा मिला के उसके बाद वो सर्विस में जब करता है, क्वालिफाई पास आउट करता है, तो फिर वो सर्विस का जाके। अच्छा डॉक्टर साहब, जब फायर सर्विसेज शुरू की तो वो कैसे शुरू की, उसका ख्याल किस तरह से आया जी? अभी तक कितने वाकयात जो हैं उनको रेस्क्यू कर चुके हैं आग के? फायर सर्विस, अब देखिए हमारे यहाँ पे कोई हालात जिस तरह के थे वो आप सबके सामने थे, और ना सिर्फ ये बल्कि उसके बाद फिर हमारा जब आपने देखा कि फायर सर्विस कि वो जब आग पूरी फुल जल रही होती थी या वो उस वैसी स्टेज पे उस वक्त लोग पहुंच रहे होते थे, तो आज हमने फायर सर्विस का चैलेंज एक्सेप्ट किया और हमने 2010 के अंदर जिस वक्त हमने फायर सर्विस पहली 2007 में सर्विस बनी, फिर उसको ग्रेजुअली हमने सारे ज़िलों में लेके गए, तो अब हम जितने भी अब तक हमने 2,22,000 फायर इंसिडेंट्स पे रिस्पॉन्ड किया। ये सिर्फ बागबानी नहीं है कि बाहर से आप खड़े होकर पानी मार रहे हैं, इसके लिए आपको फिजिकली फिट होना ज़रूरी है। आपका पूरा फायर टर्न आउट गियर है जो हम आपको दिखाएंगे, इसी तरह से आपने ब्रीदिंग अपरेटस पहनना है जिसमें आपने जहरीली गैसेज में अंदर घुस जाना है, अपने आग में जाके लोगों को जिंदा निकाल के लाना है, उसको कुछ भी हो सकता है। तो हमने उस वक्त स्कॉटलैंड की एक असिस्टेंस आई थी और उस वक्त हमारे वहाँ पे हंजला मालिक साहब थे और वो वहाँ से टीम आए हुए थे, चौधरी सरवर साहब की टीम आई हुई थी। तो उन्होंने कहा कि आपको क्या चाहिए, तो हमने कहा जी हमें ट्रेनिंग चाहिए बिकॉज ये हमारे लिए एक चैलेंज है। और हमने पहली टीम गई 6 लोगों की, हमने ट्रेनिंग वहाँ पे हासिल की जो उन्होंने स्पेशली हमारे लिए ऑर्गेनाइज़ की, और फिर उन्हीं के साथ स्कॉटलैंड के साथ मिलकर हमने एक जदीद फायर सर्विस की यहाँ पर बुनियाद रखी और आज उसी फायर सर्विस ने 2,22,000 फायर इंसिडेंट्स पर रिस्पॉन्ड किया और बर वक्त रिस्पॉन्स और पेशा वराना फायर फाइटिंग की बदौलत अब तक हम 650 अरब से ज़्यादा के नुकसानात बचा चुके हैं। अच्छा, क्या हमारे फायर फाइटर्स को आप कौमी हीरो का दर्जा दे सकते हैं? जी मैं समझता हूँ सारे रेस्क्यूअर्स कौमी हीरो का दर्जा रखते हैं कि वो अपनी ज़िंदगियाँ ख़तरे में डाल के, चाहे दिन हो चाहे रात, कोई ऐसे सैलाब हो, कोई कोविड की वबा जिस वक्त आ गई, जिस वक्त कोई करीब जाने को तैयार नहीं था, उस वक्त हमारे रेस्क्यूअर थे, जिस वक्त अपना रिश्तेदार करीब नहीं जाता था, तो उस वक्त उन्होंने कहा बंद कर दें। हमने कहा जी नहीं, इस वक्त तो इमरजेंसी सर्विसेज की ज़रूरत है। तो हमने फ़ौरन ट्रेनिंग शुरू की कोविड के लिए और हमने उस वक्त कोई 24,000 से ज़्यादा लोगों को हमने रिस्पॉन्ड किया, उनको ले जाना, उनको शिफ्ट करना। अस्पताल में जिस वक्त हमला नहीं था उस वक्त हमने अपने अस्पतालों में हमला दिया कि जाके वो लोगों की मदद करें। फिर जिस वक्त उनकी खुदा न खास्ता जिस वक्त वो इंतकाल हो जाता था तो उस वक्त उनकी इज़्ज़तदार तरीके से तदफीन करने का भी अमल हमने परफॉर्म किया और तकरीबन 4,000 ऐसी भी उन लोगों को हमने जो है वो शिफ्ट किया। ना सिर्फ ये, जब उनको बेचारे को खाने को नहीं था और हमारी हेल्पलाइन के ऊपर कॉल आ रही थी हमें राशन दे, तो हमने अपने स्टेशन खोल दिए और लोगों ने आके मिलकर फिर वहाँ से स्टेशन से हमने इवन खाना भी डिस्ट्रीब्यूट किया क्योंकि और लोग जाने को करीब तैयार नहीं थे। सो हमने जिस हालात में और जिस तरीके से उनको फिर राशन भी उस वक्त प्रोवाइड किया, उनकी मदद की, उनकी ज़िंदगियाँ बचाई। तो ये मैं समझता हूँ सारे, और ये वो रेस्क्यूअर्स हैं जो अपनी ज़िंदगियाँ ख़तरे में डाल के लोगों की ज़िंदगी में, इसीलिए बाहर फायर फाइटर्स को, रेस्क्यूअर्स को बहुत इज्जत की निगाह से देखा जाता है, वो हीरोज़ समझे जाते हैं बिकॉज ये फिजिकली फिट होते हैं, अच्छे रन होते हैं। आप अभी देखेंगे किस तरीके से वो लोग ट्रेनिंग हासिल करते हैं, कितनी मुश्किल ट्रेनिंग है। और उसमें हमारे जितने मेल फीमेल और फीमेल भी अब रेस्क्यूअर्स आ रही हैं, हम और भी कहेंगे और फीमेल रेस्क्यूअर्स आएँ। इसके लिए फ़िज़िकल फिटनेस चाहिए, आपके फ़िज़िकली डिमांडिंग जॉब है, लेकिन अगर आप वो चैलेंज एक्सेप्ट करना चाहती हैं तो जरूर। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे आपने बताया कि बंद नहीं करते आप, किसी भी हालत में ऑफ नहीं देते, अभी जनरल इलेक्शन हुए 8 मई को, उस वक्त भी आपने ऑफ नहीं दिया, तो इस हवाले से बताएं फिर किस तरह से मैनेज करते हैं? वोट देने भी सबने जाना होता है। आप सोचें अगर रेस्क्यूअर जाके चला जाएगा तो अगर खुदा ना खास्ता आपको कभी इमरजेंसी होगी तो किस नंबर पर डायल करेंगी, कौन आपकी मदद करें? हमारा भी दिल चाहता है कि हम ईद पे छुट्टियां ले लें, हमारा भी दिल चाहता है कि वो, लेकिन एक जिम्मेदारी है जिसको हमने एक्सेप्ट किया है और उसको एक्सेप्ट किया है तो उसके ऊपर पूरा उतरना है, और ये हमारे लिए चैलेंज है और इसी वजह से रेस्क्यूअर्स को सारी दुनिया में। अच्छा डॉक्टर साहब, यहाँ पे वाटर सर्विसेज के हवाले से बताएं, ये सर्विसेज भी आप देते हैं जो सैलाब वगैरह में मदद करती हैं, ये क्या है, किस तरह से इसकी ट्रेनिंग? जब 2010 का सैलाब आया तो एक और हमने देखा कि एक चैलेंज था, हमने चैलेंज एक्सेप्ट किया, मुख्तलिफ जगहों से किश्तियाँ पकड़ी, अब उस सिस्टम को मुनज़्ज़म तरीके से ऑर्गेनाइज करना था। आज अल्लाह का शुक्र है उसको हमने मुनज़्ज़म तरीके से ऑर्गेनाइज किया है और कहीं पर भी सैलाबी से सूरत-ए-हाल होती है 2010 के बाद से, तो वहाँ पर हमारी टीमें रिस्पॉन्ड करती हैं और जाके लोगों को रेस्क्यू करती हैं, चाहे दिन हो चाहे रात। हम ऑपरेशन कंडक्ट
करते हैं। और अब तक जिस तरह सिर्फ पिछले साल का मैं देखूं तो 3,18,000 लोगों को रेस्क्यू करना सतलुज के अंदर और उनको बर वक्त वहाँ से निकालना ताकि जिसकी वजह से कोई अमवात ना हो, वो सारा ऑपरेशन रेस्क्यू 11122 ने कंडक्ट किया। अच्छा डॉक्टर साहब, ये तो हम अभी बार बार बात कर रहे हैं कि 1.5 करोड़ से ज़्यादा अफराद को रेस्क्यू किया गया। यहाँ पे ये भी बड़ा ज़रूरी है आवाम को बताना, हमारा जानना कि कितने हमारे शोहदा हैं रेस्क्यू के जो अभी तक जिनकी तादाद है। जी, हमारे ये जो है बहुत सारे लोग तो कुछ हादसात में हुए, लेकिन जो हमारे 22 लोग इन द लाइन ऑफ ड्यूटी भी जो है मुख्तलिफ किस्म का, कोई डूब गया था या कोई आग का इंसिडेंट था, उसमें अभी तक मुझे याद है किस तरीके से उसने अपने आप को, जिस तरह वहाँ पे वो एक प्रेशर इफेक्ट क्रिएट हुआ जिसको फायर फाइटिंग करते हुए जिस जैसे ही पहुँचे तो उन्होंने जो वो 2-3 लोग थे उसको उनको बचा लिया, बट उस प्रोसेस के अंदर उनको बचाते हुए ही लॉस्ट हिज लाइफ। एंड यू नो सो वो जिस तरीके से द लाइन ऑफ ड्यूटी जाके ये हीरोज़ काम करते हैं, परफॉर्म करते हैं, आई थिंक आज खुसूसी तौर पे जिस तरीके से वो हमारे रियल हीरोज़ हैं, उनके लिए हमारी बाकायदा हीरोज़ की वॉल है, उनकी फैमिलीज़ को पूरा हम लुक आफ्टर करते हैं। और वो आज भी मैं समझता हूँ हमारा जिस तरीके से हमारे साथ वो हमेशा एक अटैचमेंट और वो चीज़ हमेशा रहेगी, और उनकी फैमिलीज़ को भी हम उसी तरह से लुक आफ्टर करते हैं। वो हमारे असल हीरोज़ हैं और यही वजह है जिस वजह से हम अपनी ज़िंदगियाँ ख़तरे में डाल के लोगों की ज़िंदगियाँ बचाते हैं, जिस वजह से रेस्क्यूअर्स को सारी दुनिया में सबसे ज़्यादा रिस्पेक्ट से देखा जाता है। अच्छा डॉक्टर साहब, मज़ीद क्विक सर्विस के लिए जो मौजूदा हुकूमत है वो आपको हेलीकॉप्टर्स भी फ्राहम कर रही है, इस हवाले से भी बताएं कि ये इनिशिएटिव जो है वो किन किन शहरों से लिया जा रहा है। जी, पंजाब में चूँकि हर जगह पे सर्विस की एक्सपेंशन हो गई, ठीक है, तो लेकिन कुछ ज़िले ऐसे थे जहाँ पे बहुत दूर दराज है, जिस तरह भावल नगर का हो गया एरिया, इसी तरह भक्कर का हो गया, मियाँ वाली हो गया, तो ये कुछ एरियाज़ थे जहाँ से जब कोई इमरजेंसी आती थी तो अगर कोई क्रिटिकल पेशेंट है, जिस तरह हेड इंजरी है या पॉलीट्रॉमा जिसमें उसके मल्टीपल हड्डियाँ टूट गई हैं, तो वहाँ पे पहुँचते हुए उसको 4 घंटे से भी ऊपर का टाइम लगता था किसी स्पेशलाइज्ड हॉस्पिटल में पहुँचने के लिए। तो जैसे ही हमने डेटा और जिस वक्त उन्होंने परफॉर्मेंस को रिव्यू किया वज़ीर आला साहब ने, तो उन्होंने फिर पंजाब में तो उन्होंने फ़ौरन इसका कहा कि ये एरियाज़ को भी हमें पर वक्त, जब तक हम वहाँ पे स्पेशलाइज्ड केयर हॉस्पिटल नहीं बना सकते, जो कि ऑब्वियसली एक बहुत महंगा है, और वहाँ पे कम से कम उनको हम एयर रेस्क्यू सर्विस जो इस किस्म के शदीद क्रिटिकल पेशेंट्स हैं या कोई बड़ी इमरजेंसी होती है साने में, तो हमारे पास भी वो फैसिलिटी अवेलेबल होनी चाहिए। तो इसलिए एयर एम्बुलेंस सर्विस का बाकायदा तौर पे वज़ीर आला साहब उन्होंने इसकी जो है उसकी मंजूरी दी और उन्होंने इसका ऐलान किया, साथ ही कबीना ने उसका अप्रूवल दिया, और अब इंशाल्लाह हमें 8 से अगले 8 हफ्ते के अंदर, कोई अगले 2 से 3 माह के अंदर इंशाल्लाह हम बाकायदा तौर पे पंजाब में ये सर्विस को लॉन्च कर रहे हैं। कितना फ़र्क पड़ेगा आपको लगता है इससे लोगों को रेस्क्यू करने के? इससे मैं आज समझता हूँ जी, आज पाकिस्तान के अंदर स्पेशली मैं पंजाब में ये कह सकता हूँ कि उनको लोगों को एक बुनियादी हक है कि इमरजेंसी में आपको पर वक्त मदद मिल सके, जो चाहे वहाँ पे सेंट्रल पंजाब में हमने दे दी, नॉर्थ में अवेलेबल हैं, इसी तरह जो दूर दराज के इलाके हैं वहाँ पे भी हम इस एयर एम्बुलेंस के ज़रिए फ़ौरन उन तक पहुँच सकेंगे। और जो एक बैनुल-अक़वामी स्टैंडर्ड्स है फॉर एयर डिस्पैच, उसके मुताबिक इन क्रिटिकल पेशेंट्स को भी हम बर वक्त एक फैसिलिटी तक ले जा सकेंगे ताकि उनकी ज़िंदगियाँ बचाई जा सकें। सो ये एक बहुत बड़ी चीज़ है, और इसके बाद हम ये कह सकते हैं कि कोई भी ऐसा पंजाब का हिस्सा नहीं होगा जहाँ पे कि सर्विस अवेलेबल नहीं होगी। आज दहलीज तक जो है इमरजेंसी सर्विसेज का पहुँच जाना पंजाब के अंदर, मैं समझता हूँ एक बहुत बड़ी चीज़ है कि कहीं पे भी, अब किसी गांव में हो जाए या किसी तहसील में हो, कहीं पे भी आज किसी को इमरजेंसी हो तो फ़ौरन उनकी मदद करने के लिए आज एक निज़ाम जो है वो वहाँ पे बन गया है। और इवन दूर दराज इलाका तक क्रिटिकल पेशेंट्स की जो शिफ्टिंग है, जो हॉस्पिटल से भी जो पेशेंट थे जो प्राइमरी और सेकेंडरी हेल्थ केयर हॉस्पिटल से स्पेशलाइज्ड केयर की ज़रूरत होती थी, आज उनको भी शिफ्ट कर रहे हैं, और ऐसे दूर दराज इलाकों तक भी एक्सेस होगी, और ताकि हम ऐसी सूरत हाल में भी इन एमरजेंसीज को बर वक्त जो है वो रिस्पॉन्ड कर सकें और ज़िंदगियाँ बचा सकें। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो मोटर बाइक सर्विस का जो है वो आगाज़ किया गया, आपके ख्याल में ये कितना हेल्पफुल रहा रेस्क्यू करने के लिए? क्योंकि नॉर्मली लोगों का ये जेस्चर था कि शायद ये इतना कामयाब ना हो सके, क्योंकि अगर कोई बीमार है या कोई एक्सीडेंट की सूरत में है या किसी को आग लग गई है या कोई भी हादसा पेश आया, तो मोटर बाइक उस तरह से नहीं कंफर्टेबल रहती किसी को भी रेस्क्यू करके हॉस्पिटल तक ले जाने के लिए। तो एक तो इसका मकसद क्या था, इस सर्विस को शुरू करने का मेन मकसद क्या था, और ये किस हद तक जो है वो कामयाब रहा? अब देखिए, शुरू में तो चाहे एम्बुलेंस सर्विस शुरू की, चाहे फायर सर्विस शुरू हुई, चाहे सर्च एंड रेस्क्यू शुरू हुआ, मोटर बाइक सर्विस शुरू की, हम शुरू इससे करते हैं, ये तो पाकिस्तान में हो ही नहीं सकती। तो मैं ये चीज़ बदलना चाहता हूँ, और मैं यहाँ पे लोगों से कहूँगा, नथिंग इज़ इम्पॉसिबल। जब आपकी नीयत ठीक हो, आपकी लगन, आपकी डिवोशन, डेडिकेशन, अगर आपकी ये ठीक है
और आपका विजन और अपने प्लानिंग आपकी ठीक है तो कोई भी चीज़ नामुमकिन नहीं। और अल्लाह ताला का शुक्र है कि इसी की वजह से आज ये जो मिशन इम्पॉसिबल था वो पॉसिबल हुआ। तो मोटर बाइक भी जब हम शुरू कर रहे थे हमने देखा कि इतनी ट्रैफिक में इजाफा हो गया, इसमें एम्बुलेंस कैसे पहुंचेगी? जो गुंजानाबाद शहर का इलाका था इसमें हम किस तरह पहुंचेंगे? तो ये हमने देखते हुए फिर हमने देखा लंदन और इस्तांबुल जैसे बड़े शहरों में क्या करते हैं, उनकी मोटर बाइक रेस्क्यू सर्विस थी। हमने फिर अपने मुताबिक उसको डिज़ाइन किया। हमने कोई बड़ी बड़ी बाइक्स नहीं ली, हमने रियलिस्टिक लिखा ऐसी बाइक्स हो जो कि फ़ौरन मेंटेन हो सके, सारी चीज़ों को हमने अच्छा प्लान किया। आज उसी की बदौलत 20 लाख इमरजेंसीज पे हमने रिस्पॉन्ड किया और अंदरून शहर जहाँ पे कोई नहीं पहुंच सकता, जहाँ पे एम्बुलेंस नहीं पहुंच सकती, वहाँ पे वो पहुंचते हैं और उनके पास सारे इक्विपमेंट होता है जिंदगियां बचाने का। तो दे आर ऑल ट्रेंड इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियंस। उनके पास चाहे उनको दमे की शिकायत है, कोई उनको चोट लग गई है, कोई और ऐसी सिचुएशन है, शुगर का पेशेंट उसको चेक कर सकते हैं, बीपी है। सो ये सारी चीज़ें लेके वो अद्वियात भी साथ वहाँ तक पहुँचते हैं और आधे लोग वहीं पे ट्रीट भी करके आ जाते हैं और वहीं पे लोगों की मदद भी करके आ जाते हैं और फ़ौरन ज़िंदगी बचाने का अमल शुरू कर देते हैं। उतनी देर में अगर ज़रूरत है तो एम्बुलेंस पीछे बैकअप में आ जाती है और उसकी हम जो फ़ौरन बचाने का जो उस वक्त रिससिटेशन है वो प्रोसेस शुरू कर देते हैं और साथ ही एम्बुलेंस बैकअप पे होती है। तो ऐसे पेशेंट्स को बचा सकते हैं। और 20 लाख इमरजेंसीज पे रिस्पॉन्ड करना, 4 मिनट का औसत रिस्पॉन्स टाइम, ये बैनुल अक़वामी सतह पे भी एक अचीवमेंट है। अच्छा डॉक्टर साहब, सुना है आप नया एक प्रोग्राम भी ला रहे हैं जिसका नाम रेस्क्यू स्क्वाड है, तो ये प्रोग्राम क्या है और आम शहरी इसमें किस तरह से हिस्सा ले सकते हैं? देखिए, एक जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि अगर आप किसी को भी कॉल करेंगे तो उसको चंद मिनट लगते हैं आने में, और अगर कोई बड़ा सानिया होता है तो वहाँ पे अगर आपके लोग ट्रेंड होंगे तो जितना वो साथ मिल के आपके काम कर सकते हैं उसका कोई नेमो बदल नहीं है। ठीक। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है मैं लोगों से कहूँगा कि आज हर वक्त आप फ़ोन पे होते हैं, सोशल मीडिया पे होते हैं, वहाँ पे एक लाइफ सेवर ऐप डाउनलोड कर लें। उसका नाम है पाक लाइफ सेवर ऐप। ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। ठीक है। और ये बार बार हफ्ते में एक बार चंद मिनट लगेंगे, वो वीडियो को देखें, एक तकिया ले लें, उस पर CPR की प्रैक्टिस करें, तो थोड़ा सा सख्त तकिया और उसके ऊपर प्रैक्टिस कर लें। अगर ये आप बार बार प्रैक्टिस करते रहेंगे और अपने करीबी रेस्क्यू स्टेशन पे जाके फिर आप हैंड्स ऑन उसका टेस्ट दे सकते हैं और बाकायदा सर्टिफिकेट भी ले सकते हैं। तो ये आप एक पाक लाइफ सेवर बने। अगर आप उससे अगले सतह पे जाने जाते हैं तो हमारी रेस्क्यू स्काउट की ट्रेनिंग है, वो हासिल करें, और फिर उससे अगले सतह पे जाना चाहते हैं तो अपने इलाके में मिलकर अपने दोस्तों की एक कम्युनिटी इमरजेंसी रिस्पांस टीम बना दे, ताकि जब कोई वहाँ पे बड़ी इमरजेंसी आसानियाँ हो तो हमारे साथ मिलकर आप ज़िंदगियाँ बचाने में हमारा साथ दे सकें। मैं समझता हूँ ये एक बहुत बड़ा काम होगा। तो मैं लोगों से भी अपील करूँगा आज कि सिर्फ एक काम करना है, अपने फ़ोन पे जाएं, पाक लाइफ सेवर ऐप डाउनलोड करें और आप रेस्क्यू का हिस्सा बन सकते हैं। ज़िंदगियां बचाने के मिशन में आज हमारे साथ मिलकर अहद करें कि आप रेस्क्यू का साथ देंगे, ज़िंदगियां बचाने में साथ देंगे। और कहते हैं जिसने एक ज़िंदगी बचाई गोया उसने पूरी इंसानियत को बचाया, तो ये बहुत बड़ा काम है। अच्छा डॉक्टर साहब, यहाँ पे पूछना चाहूँगी, ये रेस्क्यू 1122 जो आपने सोचा, एक टेलीफोन नंबर, हेल्प लाइन नंबर, ये क्या सोच के आपने 1122 रखा था? देखिए, बरतानिया में या अमेरिका में, अमेरिका में 911 है और जो हमारा बरतानिया में 999 है, लेकिन आज पूरा जो यूरोप बाद में बना उसकी जो हेल्पलाइन है 112 है। ठीक है। ये जो पुराना डायल फोन होता था उस वक्त ये 911 और 999 आया, जबकि ये 1122 पहले 2 डिजिट्स हैं आपके डायल पैड के, तो आप अंधेरे में भी जल्दी भी डायल कर सकते हैं, इजीली याद भी रख सकते हैं, और प्लस ये पहले 2 डिजिट्स हैं जिनको डायल भी आप फौरन कर सकते हैं। सो ये इसके ऊपर बड़ी डिस्कशन और डिलिबरेशन के बाद 1122 एज एन इमरजेंसी नंबर सेलेक्ट हुआ और हमने पुराना जो हमारा पुलिस का नंबर था 15 वो बरकरार रखा। सो तो आज पाकिस्तान के अंदर अगर 2 मेन इमरजेंसी नंबर्स हैं, एक है 1122 जो हर किस्म की इमरजेंसीज को रिस्पॉन्ड करता है, लेकिन अगर खुदा न खास्ता कोई क्राइम में आप इन्वॉल्व हैं तो उस सूरत हाल में आप 15 पे डायल करें। और एक हमारा तीसरा, अगर आप मोटरवे पे हैं तो मोटरवे की हेल्पलाइन है जो कि 130। सो अगर आप ये 3 नंबर अगर आप याद रख लें, मैं समझता हूँ खुदा ना खास्ता अगर कोई भी इमरजेंसी होगी तो, और आपस में हमारा भी रब्ता है, तो अगर हमें कोई कॉल आ जाती है जिसमें क्राइम इन्वॉल्व है तो हम पुलिस को बता देते हैं, और अगर पुलिस हेल्पलाइन पे आती है वो हमें बता देते हैं। तो ये आपस में हमारी बड़ी क्लोज कोऑर्डिनेशन होती है, बिकॉज हर जगह पे हमने पहुंचना है तो वहाँ पे हमने मिलकर काम करना। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे पहले भी अभी हम बात कर रहे थे कि जो सारी सर्विसेज हैं, सारी ट्रेनिंग्स जो हैं, वो सारी जो हमारा स्टाफ है, हमारा जो अमला है, हमारे जो एहलकार हैं, उन पर डिपेंड करता है, उनका स्ट्रॉन्ग होना बड़ा ज़रूरी है, उनकी ट्रेनिंग का स्ट्रॉन्ग होना बड़ा ज़रूरी है। तो यहाँ मैं पूछना चाहूँगी कि जो इनकी ट्रेनिंग होती है इसका ड्यूरेशन कितना होता है? जी, ये इनिशियल ट्रेनिंग तो 6 महीने की है, फिर 6 महीने की फील्ड में ट्रेनिंग जारी रहती है, लेकिन साथ साथ भी मुसलसल इनका हर महीने
इनका एक थ्योरेटिकल टेस्ट और साथ ही फिजिकल टेस्ट भी लिया जाता है ताकि वो अपनी फिटनेस को वहाँ पे भी बरकरार रखें, ये ना हो कि फील्ड में जाके वो अनफिट हो जाए। तो इसलिए ये बाकायदा होता है और उनकी बाकायदा रिपोर्ट होती है, और कोई भी अगर मोटा हो जाता है, अनफिट हो जाता है, तो उसके खिलाफ फिर अप्रोप्रिएट एक्शन लिया जाता है। बिकॉज जब आप ये हल्फ ले रहे हैं तो ये फिर आपकी जिम्मेदारी है कि इमरजेंसी सर्विस के लिए आप फिट हो, ताकि ये ना हो कि जब आप रेस्क्यू करने जाएं तो किसी को रेस्क्यू करने की बजाय आपको रेस्क्यू किया जा रहा है। तो इसलिए इसके लिए फिटनेस बहुत ज़रूरी है और इसके लिए डेली एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है, और यही डेली एक्सरसाइज और स्किल्स को बार बार दोहराना बड़ा ज़रूरी है, फिर ही आप लोगों की ज़िंदगियां जो है वो बचा सकते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, एक तो आज आपने हमें मौका दिया है, तो इस मौके का हम भरपूर फ़ायदा उठाएंगे, आपके वक्त का भरपूर फ़ायदा उठाएंगे, और जो डिस्कशन हम अभी यहाँ अंदर आपके ऑफिस में बैठ के कर रहे हैं, हम भी चाहेंगे और हमारे देखने वाले नाजरीन भी चाहेंगे कि हम बाहर चल लें फील्ड में और देखें कि किस तरह से जो है वो ट्रेनिंग दी जाती है। तो अभी नाजरीन चलते हैं एक ब्रेक की तरफ, ब्रेक के बाद वापस आएंगे और देखेंगे कि रेस्क्यू 112 अपने एहलकारों को ट्रेनिंग कैसे देता है।